एक सास के 3 अमीर दामाद, 2 गरीब दामाद। कावेरी फोन पर अपने 5 दामादों को अपने घर पर इनवाइट करती है। अरे सूरज, जल्दी से मेरी बेटी के साथ घर पर पहुंच जाओ, मैंने आज तुम सभी के लिए दावत रखी है। कावेरी एक एक करके अपने 5 दामादों को कॉल करती है और उन्हें घर पर इनवाइट कर लेती है, जिसके बाद उसके सबसे पहले 3 अमीर दामाद उसके घर पहुंच जाते हैं और उससे कहते हैं, अरे माँ जी, क्या बात है, आज आपने हमारी दावत में क्या बनाया है? जिस हिसाब से आपने हमें बुलाया है उस हिसाब से तो लगता है कि दावत अच्छी ही होगी। अरे मुझसे तो सब्र ही नहीं हो रहा, चलिए बताइए जल्दी से कि आखिर आपने हमारे लिए क्या बनाया है। अरे मेरे प्यारे दामादों, मैं तुम्हें खाना तो खिलाना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक मेरे 2 दामाद नहीं आए, जरा उन दोनों निकम्मों को तो आने दो। तभी वहाँ पर कार्तिक और पवन पहुँच जाते हैं। कार्तिक और पवन आते वक्त अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ पहले ही सुन चुके थे, जिसके चलते वह कुछ नहीं कह पाते, क्योंकि वह दोनों बहुत ज्यादा गरीब थे। लेकिन फिर भी वह आने से पहले अपनी सास के घर मिठाई का डिब्बा लेकर आते हैं। वहीं दूसरी तरफ कावेरी के 3 अमीर दामाद कपड़ों के साथ मिठाइयाँ और चॉकलेट भी लेकर आते हैं। चलो अच्छी बात है, तुम सभी आ गए हो, चलो अब खाना खाते हैं। खाने की टेबल पर अपने अमीर दामादों को बिठाती है, लेकिन वह केवल सूरज, सुधीर और रुपेश को ज्यादा प्यार जताने लगती है। अरे सूरज, सुधीर, रुपेश, तुम तीनों तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। एक तो तुम इतने पतले होते जा रहे हो, अगर सही से खाओगे नहीं तो मोटे कहाँ से होगे। कावेरी तीनों को तो अपने हाथों से खिलाती है और बाकी के जो 2 गरीब दामाद होते हैं वह उनसे एक बार झूठे मुंह भी नहीं पूछती है। वह दोनों चुपचाप खाना खाने लगते हैं। माँ जी, आपने सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाई है, आप ऐसा खाना रूपाली को क्यों नहीं सिखाती हो? अरे मेरी 5 बेटियों को मैंने अपने सभी संस्कार दिए हैं, यहाँ तक कि रूपाली भी अच्छा खाना बनाती है। अब तुमको कहाँ ऐसा अमीर वाला खाना रास आता होगा, तुम दोनों तो गरीबों के जैसे खाना ही खाते हो। अरे माँ जी, ये अमीर और गरीब वाला कौन सा खाना होता है? भला सारा खाना तो एक जैसा ही होता है, किसी भी मसाले अच्छे होते हैं तो किसी में कम होते हैं। अरे दामाद जी, आप दोनों रहने ही दो, आपने कुछ अच्छा खाया हो तब आपको पता होना चाहिए। और फिर मेरी बेटियों की क्या कमी है? मेरी बेटियां तो तभी अच्छा खाना बनाएंगी जब उनके पास बनाने का सारा सामान होगा। आपके घर में तो वैसे ही खाने के लाले पड़े रहते हैं। खाने के समय अपनी सास से ऐसी जली फूकी बातें सुनकर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं। उनके हलक से एक निवाला भी नहीं उतरता, जिसके बाद वह दोनों अपना मुंह बंद करके चुपचाप खाना खाने लगते हैं। जैसे ही उनकी दावत खत्म हो जाती है, कावेरी अपने 3 अमीर दामादों को जाने से पहले 100 रुपए बिदा बंदगी देती है। अरे दामाद जी, ऐसे खाली हाथ जाओगे तो अच्छा नहीं लगेगा, ये लीजिए मेरी तरफ से आपके लिए। ऐसा कहकर कावेरी अपने 3 दामादों को अपनी बेटियों के साथ विदा कर देती है। वहीं दूसरी तरफ उसके गरीब दामाद उससे कहते हैं, अच्छा माँ जी, आपने खाना तो बहुत स्वादिष्ट बनाया था, इस दावत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है माँ जी, अब हम लोग भी चलते हैं, हमारा घर भी जाने का समय हो गया है। ठीक है, जाओ, चले जाओ तुम दोनों अपने घर, लेकिन रूपाली और राधा को यहीं छोड़ जाओ। लेकिन किस लिए माँ जी? अरे तुम्हारे घर पर मेरी बेटियों को खाने के लिए कुछ नहीं मिलता, देखो जरा सूख कर कांटा हो चुकी हैं। अब मैं इन दोनों को अपने पास रखूंगी और जैसे ही इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी तो मैं इन्हें तुम्हारे पास भेज दूंगी। लेकिन हमारे घर में अगर हमारी बीवियां नहीं होंगी तो हमारी देखभाल कौन करेगा? कौन हमें लंच बना कर देगा और कौन हमें समय पर ड्यूटी भेजेगा? अरे तुम दोनों ज्यादा मत बनो, मैंने तुम्हें अपनी बेटियां नौकरानी बनाने के लिए नहीं दी थी। मेरी बेटियां अब कुछ दिनों तक मेरे घर पर ही रहेंगी, तुम्हें जाना है तुम जा सकते हो। ऐसा कहकर कावेरी अपनी दोनों बेटी रूपाली और राधा को अंदर ले आती है, जिसके बाद वह बेचारे दोनों मायूस होकर वहाँ से जाने लगते हैं। कावेरी अपनी दोनों बेटियों से कहती है, मैं जानती हूँ बेटा, तुम्हारे दोनों पति एकदम निकम्मे निठल्ले हैं, कोई काम सही से नहीं कर सकते, ऊपर से कम सैलरी और प्राइवेट नौकरी में कुछ नहीं होता। तुम्हें किसी भी चीज की कमी हो तो तुम अपनी माँ से कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद हमेशा करती रहूंगी। रूपाली और राधा अपनी माँ का ऐसा बर्ताव देखकर उनसे कहती हैं, माँ, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप हमारे पतियों की थोड़ी सी इज्जत कर लोगी तो कुछ घट नहीं जाएगा। हमारे पति बेशक प्राइवेट नौकरी करते हैं, लेकिन वह हमें इज्जत का खिलाते हैं और इज्जत का पहनाते हैं।
हमारे लिए इतना ही काफी है। ऐसा कहकर वे दोनों अपने अपने पतियों के पास चली जाती हैं और उनसे कहती हैं, आपने ऐसा कैसे सोच लिया कि हम आपको छोड़कर अपनी माँ के घर में रहेंगे, वो भी आराम से? हम दोनों अपनी माँ की तरह बिल्कुल नहीं हैं। चलो घर चलने का समय हो गया है। वह दोनों अपने पतियों के साथ अपने घर लौट आती हैं। वहीं दूसरी तरफ कावेरी घमंड में अपने आप से कहती है, जब गरीबी की मार सर पर पड़ेगी तो मेरी दोनों बेटियों को अकल आ जाएगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अचानक से कावेरी की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है, जिसके बाद वह चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। कावेरी की नौकरानी शकुंतला उसे हॉस्पिटल में एडमिट करती है, जिसके बाद वह कावेरी के 5 दामादों को फोन पर उसकी हालत के बारे में बता देती है, जिसे सुनते ही कार्तिक और पवन तुरंत अपनी पत्नियों के साथ हॉस्पिटल में दौड़े चले आते हैं। अरे माँ जी को क्या हुआ? उनकी हालत अब ठीक तो है ना? अचानक से माँ जी की तबीयत कैसे बिगड़ी? दरअसल इस बात का तो अभी तक मुझे भी नहीं पता चला कि मालकिन को हुआ क्या है। जैसे ही डॉक्टर आएंगे तो वो आप लोगों को बता देंगे। तभी डॉक्टर आता है और कावेरी के दोनों दामादों से कहता है, पेशेंट को कैंसर है और उनके इलाज के लिए पूरे 5 लाख रुपए की आवश्यकता है। अगर आप पैसों का इंतजाम कर लेते हैं तो हम पेशेंट का इलाज आगे शुरू करेंगे। 5 लाख रुपए का नाम सुनते ही उन दोनों की हवा टाइट हो जाती है। इतना सारा पैसा हम लोग कहाँ से लेकर आएंगे? माँ को बचाने के लिए हमें कुछ तो करना ही होगा। चलो, जिनके पीछे माँ जी को इतना घमंड है उन्हीं से मदद मांगते हैं। पवन सूरज, सुधीर और रुपेश को कॉल करता है। वह तीनों अपनी पत्नियों के साथ हॉलिडे मनाने के लिए मनाली में होते हैं, जिसके बाद सुधीर फोन पर कहता है, देखो जी, हमारे पास इतने फालतू पैसे नहीं है जो इस बुढ़िया के ऊपर लुटाए। अगर मरती है तो मरने दो उसे। हम अपने परिवार के साथ खुशी खुशी मनाली आए हैं, तो हमें बार बार फोन करके परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। सूरज, सुधीर और रुपेश तीनों ही मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिसके बाद कार्तिक और पवन अपने गांव की जमीन बेचकर पैसों का जुगाड़ करते हैं और डॉक्टर को देकर कहते हैं, देखिए डॉक्टर साहब, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी माँ जी का अच्छे से इलाज करना हमारे सर पर केवल उन्हीं का हाथ है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारी पत्नियां अपनी माँ को खो देंगी। आप लोग चिंता मत कीजिए, इलाज अच्छे से ही होगा। कुछ घंटों तक इलाज चलता है, जिसके बाद डॉक्टर कार्तिक, पवन और रूपाली राधा के पास आकर उनसे कहते हैं, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। आपकी पेशेंट अब बिल्कुल ठीक है। चाहो तो आप जाकर मिल सकते हो। सबके जाने से पहले शकुंतला कावेरी के पास पहुंच जाती है और वह उसे उसके तीनों अमीर दामादों की सच्चाई के बारे में बताती है, जिसे सुनकर कावेरी को बहुत दुख होता है। जिसके बाद वह कार्तिक और पवन से माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने सही और गलत में पहचान करने में गलती कर दी। आज मुझे पता चला कि मेरा अपना हकीकत में कौन है। आपको हमसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी माँ जैसी हैं। ये सब करना तो हमारा फर्ज था। उस दिन के बाद से कावेरी को समझ आ जाती है, जिसके बाद वह अपने दोनों गरीब दामादों का साथ देती है और उन्हें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करती है। सरोज के 5 बेटे थे, युवान, मिहिर, संजय, विकास, प्रीतम। कुछ महीनों से उसके बेटे का काम बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल रहा था, इसलिए पंडित के द्वारा बताए उपाय से वो अपने 5 बेटों को ग्वालियर के एक प्राचीन मंदिर में भेज देती है, जिसके बाद पंडित का कहना था कि सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 5 बेटे जब घर लौटते हैं तो वो अपनी पत्नियों के साथ आते हैं। ये देखकर सरोज बिल्कुल हक्की बक्की रह जाती है और कहती है, बेटा व्हाट इज दिस? तुम 5 उपाय के लिए गए थे या मैरिज करने के लिए? तुम मेरे बगैर मर्जी के शादी कैसे कर सकते हो? हाउ? माँ, उस गांव के हालात ऐसे थे कि हम 5 को उस गांव की 5 लड़कियों से शादी करनी पड़ी और अब तो ये सदा के लिए आपकी बहू बन चुकी हैं। जहाँ तक मुझे देखकर लग रहा है ये 5 गांव की गवार हैं। क्यों, है ना? ये तो तुम 5 के बराबर पढ़ी लिखी भी नहीं होंगी। हाँ माँ, ये इतनी पढ़ी लिखी तो नहीं है क्योंकि ये गांव में ही रही है। शुरू से इनके माँ बाप ने कहा कि ये काम करने में बहुत अव्वल है। ओह गॉड, अब मेरे बच्चों का क्या होगा? पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने उस पंडित की बात मान ली। मुझे तो लगता है पहले से ज्यादा बुरा होगा मेरे साथ। अरे युवान जी, ये सासू माँ क्या खिटर पिटर कर रही हैं? हाँ जेठ जी, ये सासू माँ का बोलत है? हम 5 भाइयों ने तुम 5 बहनों से अचानक से शादी कर ली है, इसलिए वो थोड़ी हैरान हो गई हैं। ओ ऐसन का? माँ जी आप ज्यादा फिक्र मत करो, हम तोहार 5 बहू तोहार खूब ख्याल रखी। आई सासू माँ, जरा हमको आशीर्वाद तो दइयो। हम तोहार
तीसरे मुन्ना की मुन्नी है। ओह माय गॉड, अभी हमारे घर में कहाँ से मुन्ना मुन्नी आ गए बेटा? ये क्या बोल रही हैं पांचों? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। माँ, ये मेरी पत्नी है मिश्री, जो आपके अभी पैर छूना चाहती है। ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके तीसरे बेटे की बहू हूँ। अच्छा, ऐसा क्या बेटा? ये मेरे टाइप की बहू नहीं है। मैं कहाँ शहर में रहने वाली एकदम मॉडल हूँ, और ये गांव की गवार। इन्हें मेरी बात समझ आएगी ना तो मुझे इनकी। माँ, फिक्र मत करो, समय के साथ पांचों आपके ही सांचे में ढल जाएंगी। आप इन्हें सिखाने की कोशिश जरूर करना। ये मेरी पत्नी है माँ, देखो तो जरा कितनी सुंदर है कल्पना। हाँ हाँ, बहुत ब्यूटीफुल बहू है मेरी। जाओ जाकर आराम करो, सफर से थक गए होंगे। सफर से थककर सभी आराम करते हैं। शाम को उसकी 5 बहुएं उसके पैर छूकर कहती हैं, माँ जी प्रणाम। माँ जी, रसोई घर कहाँ है जहाँ खाना पकता है? आज हम सबकी पहली रसोई है ना, तो बताइए। हाँ सासू माँ, आज आपके लिए हम मीठे में बहुत कुछ बनाने वाले हैं। देखो, मैं मीठा नहीं खाती हूँ, और खाती हूँ तो शुगर फ्री खाती हूँ, तो जो भी बनाओ कम शुगर डालकर बनाना। ओहो, गवार हो तुम तो। मेरा मतलब कम चीनी डालना, ओके? लो सुन लो, माँ जी शहर की है ना, इसलिए वो कम चीनी वाली चीज खाएंगी। चलो मैं किचन दिखा देती हूँ। आओ सासू माँ, ये किचन का होता है। ओफो, चलो रसोई में ले चलती हूँ तुम्हें। ये कहते ही सरोज अपनी 5 गवार बहुओं को रसोई में ले आती है, जिन्हें शहर के तौर तरीकों से रहना बिल्कुल भी नहीं आता था। ये लो, ये है रसोई। इस गैस पर खाना बनता है, इतना तो पता है ना। और वो रहे सारे डिब्बे, उसमें सारे मसाले और जो भी तुम्हें बनाना है वो सब है। माँ जी, वो सब तो ठीक है, पर ये लकड़ी और मिट्टी तेल कहाँ है? इस पर खाना बनाने के लिए वो तो चाहिए होगा ना। ओफो, अकल की गई गुजरी। मेरे घर को मिट्टी के तेल से जलाएगी क्या? कान खोलकर पांचों की पांचों सुन लो। तुम गांव में नहीं शहर में रहती हो, और ये इलेक्ट्रिसिटी गैस अपने आप जल जाती है। ये देखो, ऐसे। ये कहते ही सरोज उन्हें गैस स्टोव जलाकर दिखाती है, जिसे देखकर उसकी बहुएं कहती हैं, उड़ी बाबा, ये का माँ जी, आप तो बहुत बड़ी जादूगरनी निकली। एक पलक झपकाई और इतने में ही आपने ये ससुरा चूल्हा जला दिया। ओ माय गॉड, ये जो तुम भाषा बोलती हो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। अब चुपचाप से खाना बना लो, जो भी तुम पांचों को बनाना है। माँ जी आप परेशान मत हो, वो बड़े वाला टीवी में नाटक देख लो। हम पांचों अभी आपके लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर लावत हैं। ये सुनकर सरोज चली जाती है। तभी उसकी राखी आकर कहती है, सुनिए सासू माँ, उक्का है ना, हमको आपके लिए धनिया पुदीना का चटनी बनाना है, तो हमका जरा ऊ सिलबट्टा तो दे दो। वही पीसने वाला ना। अरे ओहो, इधर आओ, मैं बताती हूँ चटनी किससे बनानी है। ये कहकर सरोज रसोई में 5 को ग्राइंडर मशीन दिखा देती है और बता देती है। लेकिन जब राखी उस चटनी को बनाने के लिए मशीन का बटन दबाती है, तो सारी हरी धनिया की चटनी उन 5 बहू की आंखों में और पूरी रसोई में फैल जाती है, जिसके बाद 5 चिल्लाती हैं, माँ जी बचाइए। माँ जी, हमारी आंखों में मिर्ची घुस गवा या, अरे हमको जल्दी बचाई। 5 बहुओं की चीख से पूरा घर चिल्ला उठता है। तभी सरोज उनके पास आती है और अपनी रसोई की हालत देखकर कहती है, अरे मैया, ये मेरी ब्यूटीफुल किचन का इन्होंने क्या हाल कर दिया। जरा भी मैनर्स नहीं है मेरी बहुओं को। गवार कहीं की, कुछ चलाना ही नहीं आता है तुम्हें। फिर से पेंट कराना पड़ेगा पूरी रसोई को। सासू माँ, 5 को आप बाद में डांट लेना, हमारी मिर्ची को भगाओ। ये सुनते ही सरोज अपनी बहुओं को बाथरूम में ले जाती है और शावर के नीचे खड़ा कर देती है, जिसके बाद उनकी आंखों की जलन कम होती है और बहुएं कहती हैं, शुक्रिया माँ जी, आपकी वजह से हम 5 की अखियां ना बच गई, वरना हम तो अपने सजना को देख ही नहीं पाती। अरे सासू माँ, आपने तो फिर से जादू कर दिया। ये बारिश देखो हम पर कैसे आ रही है। बिना बादल की बारिश का मजा आ रहा है यहाँ तो। अरे मेरी गवार बहुओं, ये बादल या कोई जादू नहीं, यहाँ पर नहाते हैं। वक्त बीतता है। सरोज उन्हें जितना मॉडर्न बनाने का सोचती है, उतनी ही अपनी बहुओं की गवार हरकत देखकर उन्हें समझाकर हताश हो जाती है। एक दिन घर में लाइट चली गई तो मिश्री कहती है, माँ जी, घर की बत्ती गुल हुई गवा, आप जरा हमको लालटेन या मोमबत्ती तो दे दो। अरे ओ अकल की पुड़िया, अपने सामने वाला बटन दबा, लाइट आ जाएगी। लालटेन की जरूरत नहीं है, हमारे घर में इन्वर्टर है। अपनी सास की बात सुनकर वो बटन दबा देती है और लाइट आ जाती है। अरे मैया, जादूस बत्ती आ गई। सासू माँ, इन बटर खटर का होता है? ओहो, वो इन्वर्टर होता है, खटर पटर नहीं। इन्वर्टर से बत्ती आ जाती है जब तक कॉलोनी की लाइट गई होती है। अगले दिन सरोज कहती है,
तुम पांचों बहुओं की वजह से मुझे बहुत सुनना पड़ता है। अब से तुम मेरी तरह कपड़े पहनोगी, बिल्कुल स्टाइलिश। ये 6 मीटर की थान नहीं लपेटोगी। पर माँ जी, मैंने एक बार बोल दिया तो बोल दिया। अब सरोज उन पांचों को मॉल से फैशनेबल कपड़े दिलाती है, साथ ही पार्लर जाकर उनका मेकओवर करवाती है, जिसके बाद पांचों हूबहू सास की तरह दिखती हैं। ओह माय गॉड, अब लग रही हो तुम पांचों मेरी बहू। जैसे ही कश्मीरा हील पहनकर चलकर आती है तो गिर जाती, जिसके बाद सरोज कहती है, लगता है तुम मेरी तरह कभी नहीं बन सकती। माँ जी, हमें बहुत शर्म आवत है। इस कपड़ा माँ, ये बहुत छोटे हैं, जैसे किसी बछुआ के कपड़े पहनत हो। लाख कोशिश के बाद भी सरोज की बहू अपने रंग में ही रहती हैं। अपनी देसी बहुओं के साथ रहते रहते सरोज भी अपनी बहुओं की तरह देसी सास बन जाती है, जो उनके साथ डाइनिंग टेबल पर न बैठकर जमीन पर बैठकर अपने हाथों से खाना खाती है और उनकी भाषा ही बोलने लगती है। अरे मैया, ये का है बहू? ये तो बड़ा स्वादिष्ट है। सासू माँ, ये लिट्टी चोखा है। हमरे गांव में सबसे ऊका कहते हैं स्पेशल डिश। लिट्टी चोखा वेरी वेरी टेस्टी बहू। इस तरह सरोज अपनी पांचों बहुओं के साथ खुशी खुशी उनकी तरह ही रहने लगती है। गोरखपुर गांव में रहने वाली प्रेमा देवी के 5 बेटे थे, जिनकी आज शादी होनी थी। घर का कोना कोना फूलों से महक उठा था। रंग बिरंगी लड़ियों की जगमगाहट चारों ओर रोशन हो रही थी। अरे जल्दी जल्दी हाथ बटाओ बहनों, बारात लौटने को हो गई है। अरे प्रेमा, सर को थोड़ा शांति का दान दे। 5 बेटों के ब्याह के भाग दौड़ में हफ्तों से एक पांव पर नाच रही है। बस कुछ देर की बात और बची है। एक बार घर के भीतर मेरी 5 बहुओं के पांव पड़ जाएं, फिर तो उन्हें ही संभालना है सब कुछ। सो तो है, मगर तुमने अपने 5 बेटों का ब्याह शहर और गांव में रहने वाली लड़कियों से कराया है। तुम जानती हो ना, शहर और गांव नदी के 2 अलग किनारे के जैसे हैं। अब जो कि 2 बहुएं बलिया की ब्याही हैं, तो गांव की बहुओं की तो बात निराली है। बस शहर से आ रही 3 तितलियां भले आचरण की हों। रेवा और प्रेमा बातचीत ही कर रही थीं कि अचानक उनके 5 बेटे बारात के साथ गांव लौट कर आते हैं, जहां एक ओर प्रेमा की गांव की गरीब बहुएं दहेज में अपने संग गाय लेकर आई थीं, वहीं दूसरी ओर शहर से आई 3 बहुएं बहुतायत दहेज का साज सामान और महंगी स्कूटी के साथ आती हैं। गांव की बहुओं की गाय को गुहार लगाता देखकर शहरी बहुएं हंस पड़ती हैं। अरे स्वाति, अनिका, प्रोमिला बहू, क्या बात है? जरा मुझे भी तो पता चले कि ये हंसी के हंसगुल्ले किस बात पर फूट रहे हैं। सासू माँ, आप देख नहीं रही? आपकी 2 बहुएं दहेज के नाम पर सिर्फ ये गाय साथ लेकर आई हैं, जबकि हम तीनों इतना सब साथ लाई हैं, और हमारी महंगी स्कूटी के साथ इनकी गाय का क्या ही मेल जोल है। इन दोनों गाय को देखकर एकदम साफ है कि हमारी दोनों देवरानी बेहद गरीब घर से आई हैं। जेठानी जी, हमारे बाबूजी से जो बन पड़ा उन्होंने दिया, और गांवगढ़ के अधिकतर ब्याह में बहू को दहेज में गौदान देना शुभता का संदेश है। बादों के चौधरी बनने से सच नहीं बदलता। बहुओं के बीच बात को बिगड़ता देखकर प्रेमा कहती है, अरे मेरी शहरी बहुओं, अगर तुम तीनों के सवारी गाड़ी का संवाद खत्म हो गया तो रीत रस्म पूरी करें। इस कलश को पैर लगाकर भीतर आओ। कुछ ही देर में सभी रस्में समाप्त हो जाती हैं। अगली सुबह गांव की दोनों बहुएं सूर्योदय से पहले जागकर सारा काम काज निपटाकर रसोई घर में कदम रखती हैं। तभी देर सवेर तीनों बहुएं अपने कमरे से बड़बड़ाती हुई बाहर आती हैं। इन गरीब देवरानियों की दोनों गायों के मारे कान से खून निकलने को हो रहा है। तुम दोनों को रात को नींद आई क्या? पूछो मत रमीला, सारी रात करवट बदलते कट गई। क्या बात है, तुम तीनों के चेहरे के तोते क्यों उड़े हुए हैं? माँ जी, इन गायों के मारे सोना मुहाल हो गया, ऊपर से जाने ये खटर पटर कहाँ हो रहा है। एकाएक तीनों की नजर चंदू और फुलवा पर जाती है, जो कहती हैं, आखिरकार हमारी गौरी और लाली का गौशाला तैयार हो गया। तो ये शोरगुल तुम दोनों गवार की करामात है? इससे पूछकर तुमने इस जगह पर अपनी गायों का गौशाला बनाया है। इस जगह पर हम तीनों की स्कूटी खड़ी करने का स्पेस था। प्रॉमिला, इन जाहिलों ने जानबूझकर ऐसा किया है। कोई बात नहीं, चलो इनकी गायों का गौशाला ढाकर अपनी स्कूटी खड़ी किए देते हैं। जैसा आपको सही सूझे, मगर जेठानी जी, इन गौशालों को तोड़ने से पहले आपको लाली और गौरी से होकर गुजरना पड़ेगा। कहीं आपकी सवारी पर हमारी गाय भारी न पड़ जाए।
हमारी सवारी किसी को पछाड़ने में भी पीछे नहीं हटती, नमूना तो आप देख ही रही हैं। गायों को सींग हिलाता देखकर 3 अमीर बहुओं के पांव मानो जमीन में जम जाते हैं। समय गुजरता है, दोनों बहुएं अपने गाय के दूध को बेचने लगती हैं। साथ ही उनके गोबर से उपले बनाकर भी पैसे जीविकोपार्जन किया करती। एक दिन दोनों बहुएं अपने गाय पर बैठकर खेत खलिहान जाते हुए कहती हैं, माँ जी, फुलवा और मैं गायों को चराने खेत जा रहे हैं। ठीक है बहुओं, जाओ। प्रमिला, स्वाति, ये सबसे सुनहरा मौका है अपनी दोनों गवार गरीबों को नीचा दिखाने का। एक और दोनों गरीब बहुएं अपनी गाय पर सवार होकर खेत की ओर अग्रसर हो जाती हैं। तभी तीनों बहुएं अपने स्कूटी पर सवार होकर दोनों बहुओं को घेर कर कहती हैं, देखा, आखिरकार हमारी गाड़ी तुम्हारी सवारी पर भारी पड़ गई। हमारी महंगी स्कूटी की सवारी के सामने तुम्हारी गाय की सवारी एकदम कछुए की धीमी चाल के जैसे है। इस तरह तीनों बहुएं अपनी स्कूटी को रफ्तार में दौड़ाती हुई आगे बढ़ जाती हैं। तभी बहुओं की स्कूटी बेकाबू हो जाती है और बेचारी बहुएं खेत के बीचों बीच जा गिरती हैं। ये देखकर गांव की दोनों बहुएं बोलती हैं, का हुआ जेठानी जी, कदुआ फूटा की बचा, आपकी स्कूटी के सवारी तो भारी पड़ गई। आप तीनों की सवारी में जरा सी नजर हटी की दुर्घटना घटी। इतनी तेजी में सड़क नापने का यही अंजाम होता है। भले हमारी धीमी चलती है मगर जमीन की धूल तो नहीं चाटती। इस तरह तीनों अमीर शहरी बहुओं को अपनी सवारी के चलते गरीब बहुओं की सवारी गाय से मुंह की खानी पड़ती है। बावजूद इसके अभी तीनों बहुओं में कहाँ बदलाव आने वाला था। एक सवेरे दोनों बहुएं अपनी गायों को नहला रही होती हैं। ये देखकर तीनों बहुएं बोलती हैं, ये देखो, ये दोनों गरीब बहुएं हमारी देखा देखी कर रही हैं। जैसे हम अपनी स्कूटी को नहलाती धुलाती हैं, वैसे ही ये भी अपने सो कॉल्ड सवारी गौ माता को नहला रही हैं। इनका गोबर कितना गंद कर रहा है, छी। मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा करने से इन दोनों को हासिल क्या होने वाला है। अरे इनकी गाय की सवारी हमारी स्कूटी की सवारी के जैसे चमचमाती हुई थोड़े लगने वाली है। अरे तुम दोनों चाहे अपनी गाय की सवारी को कितना भी नहला लो धुला लो, देना तो इन्हें गोबर ही है। जेठानी जी, जब आप अपनी निर्जीव सवारी को चकाचक की तरह रखती हैं, तो हम अपनी सजीव सवारी को साफ सुथरा क्यों ना रखें। हमारी सवारी के साथ साथ ये गौ माता भी है। गाँव गढ़ के लोग गाय की पूजा करते हैं। शहर में इंसानों को पत्थर पूजते तो देखा ही था, यही देखना सुनना बच गया था। जानती हो, जब हम तीनों बहुएं अपनी स्कूटी पर सवार होकर हाट बाजार जाते तो लोग हमारी बड़ाई करते होंगे। पांचों बहुओं के बीच सवारी को लेकर भारी भिड़ंत देखकर प्रेमा परेशान होकर बोलती है, तुम तीनों बहुओं के ओछेपन से मैं परेशान हो गई हूँ। अब तुम पांचों के बीच में प्रतियोगिता होगी। जिसकी सवारी भारी पड़ेगी वह जीत का ताज पहनेगा। मंजूर है? हमें मंजूर है। अगले ही दिन पूरा गांव गढ़ प्रेमा की 5 बहुओं की सवारी प्रतियोगिता में शामिल होता है। तुम पांचों बहुओं में से जिसकी सवारी की खूबियां ज्यादा होंगी वही विजेता होगा। पांचों बहुएं फेटा बांध कर शुरू हो जाती हैं। हम अपनी स्कूटी की सवारी से मीलों की दूरी मिनटों में तय कर लेंगी। हमारी स्कूटी की सवारी में हमें शर्मिंदगी का सामना नहीं करना पड़ता। अब बारी हमारी सवारी गाय हमें बहुतायत दूध देती है, जिसे बेचकर हमें दाम मिलता है। ये गोबर भी देती है, जिसके उपले बनाकर ना सिर्फ हम उसे बेचते हैं बल्कि बतौर उन्हें ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इसके गोबर से गाँव गढ़ के घरों में लिपाई होती है, लोग इसे पूजते भी हैं। और सबसे अहम, रात में हमारी गौ माता की सवारी जीत तुम्हारी स्कूटी की पहरेदारी भी करती है। आखिरकार तीनों शहरी बहुओं को गांव की बहुओं के सामने शर्मिंदा होना पड़ता है। बहू, अगर फुलवा और चंदो चाहे तो ये गाय के दूध और उपले के बेहतर दाम से स्कूटी खरीद सकती हैं, मगर ये गाय की सवारी से संतुष्ट हैं। चंदो, फुलवा, हमको माफ कर दो। हाँ, हम पांचों एक दूजे को अपनी सवारी चलाना सिखाएंगी। तुम हमें गौ माता पर बैठना सिखाना और हम सिखाएंगे स्कूटी। प्रेमा की सूझबूझ द्वारा रची 5 बहुओं के बीच रखी सवारी प्रतियोगिता में आखिरकार गांव और शहरी बहुओं के बीच सदा के लिए सम्मति स्थापित हो जाती है। साथियों, इस संसार में कुछ भी व्यर्थ नहीं, क्योंकि बंद पड़ी घड़ी भी दिन में 2 दफा सही समय दर्शाती है।